फिर बढ़ता कि बीजापुर से एक बड़ी खबर है। नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हुए हैं। बता दें कि 14 जवान नक्सली हमले में घायल हुए और घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है जगदलपुर। बता दें कि कोबरा बटालियन और डीआरजी के जवानों के साथ अभी भी मुठभेड़ चल रही है। इस पूरे मामले में नक्सली हमले में 3 जवान शहीद होने की खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट यह है, जो नक्सलियों ने हमला किया था और इस हमले में जो जवान जख्मी हुए थे वो शहीद हो गए हैं। और जो अब इस पूरे मामले में ताजा जानकारी सामने आई है, 14 जवान जख्मी हैं, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है, जगदलपुर रेफर किया गया। घायल जवानों को चॉपर से जगदलपुर भेजा गया। कोबरा बटालियन और डीआरजी के जवानों के साथ मुठभेड़ लगातार चल रही है। जो नक्सली हैं वो बौखलाए हुए हैं। जिस तरह की कार्रवाई लगातार उन पर की जा रही है और नक्सलियों के मंसूबों पर लगातार पानी फेरा जा रहा है जवानों के द्वारा। जो कार्रवाई की जा रही है, इससे आहत होकर नक्सली इस तरह से घात लगाकर हमला कर रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पी रंजन दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। पी रंजन दास, ये बड़ी खबर है जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। जी, निश्चित तौर पर देखिए, ये एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इसमें जो मुठभेड़ हुई है टिकुलगुड़म जो कैंप पे जो नक्सलियों ने एक बड़ा धावा बोला था, इसमें आईजी की तरफ हवाले से ये बयान अभी आया है कि 3 जवानों की उन्होंने शहादत की पुष्टि की है। इसके अलावा 14 जवानों के घायल होने की भी पुष्टि की गई है। जगदलपुर से हाल ही एक तस्वीर भी आई है जिसमें जवानों को वहां से एयरलिफ्ट किया जा रहा है, जो घायल जवान है। और एक बड़ी घटना भी इसे कह सकते हैं कि पिछले 16 जनवरी को बीजापुर के धर्माराम कैंप में भी नक्सलियों ने बड़ा हमला बोला था, लेकिन हालांकि जवानों ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन इस बार निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान पुलिस और सुरक्षा वालों को उठाना पड़ा है। जी, पी रंजन दास, इस पूरे मामले में आपने ताजा जानकारी दी कि 14 जवान जो कि घायल हैं, और क्या इस बीच अभी भी मुठभेड़ चल रही है और क्या सर्चिंग ऑपरेशन जारी है? क्या अन्य जवानों को मौके पर तैनात किया गया है मोर्चा संभालने के लिए? देखिए, ये जो इलाका है ये एक वाकई संवेदनशील इलाका है। जो टेकुलगुड़म जहां 2021 में 22 जवान शहीद होते हैं, इसी इलाके में सिलगेर से आगे बढ़ते हुए सुकमा और बीजापुर का ये सरहदी इलाका है। और यहाँ पे बड़ी चुनौती के बीच ये कैंप खोला गया था। जो जानकारी अभी हमें छनकर मिल रही है कि इलाके में अब तक मुठभेड़ थमी नहीं है, बल्कि मुठभेड़ जारी है। और नक्सलियों की तरफ से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 100 से अधिक जो हमारी रिपोर्ट बता रहे हैं वो यूबीजीएल दागे गए। नक्सलियों ने यूबीजीएल का सहारा लिया है इस पूरी वारदात को अंजाम देने में। हो सकता है कि रात बढ़ते बढ़ते जो आधी रात तक कुछ और भी खबरें हमारे इस मुठभेड़ से जुड़े निकल कर आए। जी, टेकुलगुड़ेम जो इलाका है पी रंजन दास, ये नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। मजबूती के साथ यहाँ पर नक्सली रहते हैं, उनकी यहाँ पर देखते हैं कि चहलकदमी होती है और इसी वजह से यहाँ पर जो जवान है इन्हें तैनात किया गया था। इनको कैंप यहाँ पर बनाया गया था इनके द्वारा। क्या लापरवाही हुई, क्या यहाँ पर चूक हुई है जिसकी वजह से ये हमला हुआ और इसमें हमारे जवान शहीद हुए? देखिए, इसे एक लापरवाही तो नहीं बोल सकते, हालांकि ये कहा जरूर कह सकते कि एक बड़ा एम्बुश रहा होगा नक्सलियों का। तभी इस इलाके में जब चूंकि चप्पे चप्पे पर ही जवानों की तैनाती है, पहले आप तर्रेम से ही आप लेते तो तर्रेम के आगे सिलगेर से बढ़ते हुए यहाँ टेकुलगुड़म, इस इलाके में लगातार कैंप्स हाल ही में खोले गए हैं और इस इलाके में सर्चिंग भी बड़े पैमाने पर की गई। लेकिन नक्सलियों का ये गढ़ इलाका, इससे हमें इनकार नहीं किया जा सकता। नक्सली भी पूरे भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ है। जवानों की जो रूटीन कैंप के बाद शुरू हुई होगी, उस रूटीन पे निश्चित तौर पर वो नजरदारी बनाए हुए होंगे और इसी का नतीजा कि आज एक बड़ा एम्बुश उन्होंने प्लान किया था। बड़ा नुकसान जवानों को पहुंचाना चाहते थे। हालांकि जो अपडेट अब आई है, इसमें 3 जवानों की शहादत की है, 14 जवान घायल है। कहीं न कहीं इसे हम चूक नहीं बल्कि नक्सलियों की तरफ से एक बड़ा एम्बुश मान सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर इनपुट फेलियर की जो बात करें, वो इनपुट फेलियर जो खुफिया तंत्र की बात बार बार हर मुठभेड़ का खुफिया तंत्र के ऊपर सवाल उठते हैं, कहीं ना कहीं इस मुठभेड़ में भी खुफिया विभाग की जो निगरानी है उस पर एक सवाल उठने लाजमी है। एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है पी रंजन दास, वैसे तो हम देखते हैं अमूमन कि आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है, आईडी बिछाए जाते हैं, घात लगाकर हमले किए जाते हैं, लेकिन हर साल इस तरह के हमले होते हैं, हमारे जवानों को इनका सामना करना पड़ता है और हमारे जवान शहीद होते हैं। हर साल ऐसी घटनाएं लगातार तेजी के साथ बढ़ रही हैं। ऐसी घटनाओं पर अंकुश कब लगेगा, कैसे लगेगा, ये बड़ा सवाल है।
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगी, हाल ही में जब केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह बस्तर में विधानसभा चुनाव से पहले दौरे में आते हैं और बयान देते हैं कि भाजपा की सरकार बनती है तो नक्सलियों का खात्मा तय है। और इसके बाद एक स्टेटमेंट है जो अमित शाह की तरफ से आती है कि 3 साल के भीतर नक्सलियों का खात्मा होगा। मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी जानकारी कि बीजापुर और सुकमा में हाल के 1.5 से 2 महीने के अंदर बड़ी तादाद में नए कैंप्स खोले गए हैं। 3000 जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को उतारा गया, बीएसएफ को भी उतारने की इस इलाके में तैयारी चल रही है। और नक्सलियों की तरफ से एक बड़ी निर्णायक लड़ाई से कह सकते हैं, जो ये इलाका है जहां हम मुठभेड़ की बात कर रहे हैं, जहां शहादत हुई है 3 जवानों की, ये नक्सलियों का एक पूरी तरह से सुरक्षित किला माना जाता था। जो कुख्यात माओवादी हिड़मा, वो इसी इलाके में ही उसकी हमेशा से मौजूदगी रही है। नक्सलियों की जो बटालियन है, जो मिलिट्री दलम है, वो इस इलाके में रंजन दास, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। तो इस बीच हमारे साथ वनिका शर्मा है, नक्सल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वनिका जी, बहुत स्वागत है आपका। जी वनिका जी, यहाँ पर लगातार ऐसे हमले हो रहे हैं, ताजा अपडेट ये निकलकर सामने 3 जवान हमारे जख्मी हो गए, कई जवान जख्मी हुए हैं, 3 जवान हमारे शहीद हुए, बड़ी दुखद खबर है, ये क्या कहेंगे आप? समस्त जवानों की शहादत अत्यंत खेदजनक है और बहुत दुख का विषय है ये। लेकिन ना, जैसे जगरगुंडा वाले क्षेत्र में ये घटना हुई है, वो जो हम स्ट्रैटेजिक दृष्टि से यदि देखें तो ये एम्बुश के लिए शुरू से माओवादियों के लिए ये एक फर्टाइल ग्राउंड रहा है। और ये वो क्षेत्र होता है जहाँ पे वो, जैसे हम कहते हैं, इंतजार का एम्बुश और शारा एम्बुश, 2 ही एम्बुश होते हैं। तो ये यहाँ पे डेफिनेटली वेट एम्बुश का उपयोग करते हैं इन क्षेत्रों में। और वेट एम्बुश में ये इनकी पूरी दृढ़ इच्छा होती है कि अधिक से अधिक जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। वेट एम्बुश का हमेशा से, आप इतिहास उठा के देख लीजिए ना, इसके पहले की घटनाओं को भी देखेंगे आप तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखना शुरू किया कि इन क्षेत्रों में लगातार वेट एम्बुश का ही क्यों प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि वेट एम्बुश में ये ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में या कल परसों इन्होंने सोचा और आज ऐसा कुछ फलीभूत हो गया, इस प्रकार का कोई घटना नहीं। ये इनकी पूर्व नियोजित तैयारी रहती है कि इस स्ट्रेटेजिक में, और वहां पे जवानों को पेट्रोलिंग के लिए, गश्ती के लिए जाना लाजमी सी चीज है, क्योंकि जो चीज स्ट्रैटेजिकली उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीज स्ट्रैटेजिकली और फंक्शन के लिए पुलिस बलों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो वो ऐसे ही लोकेशन को तलाशते हैं और समय समय पे इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देके अपनी दहशत को बरकरार रखने की कोशिश। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस बीच हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण साहब जी, बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। जी अरुण साहब जी, बड़ी दुखद खबर सामने आई है, हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, क्या कहेंगे सर आप इस नक्सली हमले को लेकर? अत्यंत हृदय विदारक और दुखद घटना है। मैं अपने जवानों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि और सहानुभूति प्रकट करता हूँ जी। पर इन जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, यह भी मैं आश्वस्त करता हूँ। हमारी सरकार नक्सल उन्मूलन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम इस दिशा में बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं, ठोस और मजबूती से काम कर रहे हैं। बस्तर में शांति व्यवस्था हो और इस तरह हमारे जवानों की शहादत ना हो और कोई निर्दोष व्यक्ति इस तरह से अपनी जान न गंवाए, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है और हम हर हालत में नक्सल उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी अरुण साहब जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो कोशिश आपकी सरकार के द्वारा की जा रही है, जो पहल, सार्थक पहल की गई थी बातचीत को लेकर कि वीडियो कॉल के माध्यम से भी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, अगर आमने सामने बैठेंगे तो भी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्या वो सार्थक पहल रंग नहीं ला रही है? क्या बड़ा प्रहार किया जाएगा इन नक्सलियों के खिलाफ? देखिए, मैंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और जो भी लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं उन्हें
लोकतांत्रिक तरीकों से ही पड़ेगा, अन्यथा सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे तरीके हैं और किसी तरह से कानून किसी को जी जी अरुण साहब जी, 3 महीने हो गए हैं सरकार को, बड़ा हमला है ये बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। निश्चित रूप से हम नक्सल उन्मूलन के लिए पूरी तरह से गंभीर है, परिस्थितियों से पूरी तरह से वाकिफ है जी। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी भी इस विषय को लेकर, केंद्र सरकार भी इस विषय को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और पूरी गंभीरता के साथ हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जी अरुण साहब जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि हमने देखा 2021 में नक्सली हमला हुआ था इसी जगह पर, जब वो टेकल गुडेम, ये वही इलाका है जहां पर हमारे 23 जवान शहीद हुए थे। उन घटनाओं से, बीती घटनाओं से सबक नहीं लिया गया, जो आज एक बार फिर से ऐसा अंजाम देखने को मिल रहा है। देखिए, नक्सल घटनाओं में हमने अपने बहुत से कार्यकर्ताओं की भी शहादत दी है जी। अनेक हमारे कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके मारा भी गया है और अब हमारे जवानों के साथ भी इस प्रकार आज जो घटना हुई है जी, ये अत्यंत पीड़ादायक है, दुखदायी घटना है और इनकी शहादत किसी भी कीमत पर जाया नहीं जाएगी जी। और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है नक्सल उन्मूलन के लिए। जी अरुण जी, 2 महत्वपूर्ण सवाल में आपसे, छोटे से सवाल हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था नक्सली खात्मे को लेकर, क्या वो बौखलाहट है नक्सलियों की, वो निकल कर सामने आ रही है? और दूसरी चीज है ये भी कि यहाँ पर जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो चिंता वाली बात जरूर है। ऐसे में किस तरह का सरकार इस पर ठोस एक्शन लेगी? हम आगे क्या देख पाएंगे अब? देखिए, लंबे समय से राज्य की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे और अब जब सरकार कार्यवाही कर रही है, आगे बढ़ रही है नक्सल उन्मूलन के लिए, तो इस प्रकार का ये कायराना हरकत है और ऐसी हरकत सरकार हमारी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम बहुत मजबूत और ठोस कदम उठाएंगे और हिंसा का बिल्कुल भी कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं है जी। और हम जी ठीक है अरुण साहब जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। निश्चित तौर पर ये चीज देखने वाली होगी बात कि सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जाते हैं नक्सलियों के खात्मे के लिए। और संवाददाता वैभव श्री पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ताज़ा अपडेट अब इस पूरे मामले में ये सामने आया है कि हमारे कुछ जवान जो कि शहादत उनकी हुई है। वैभव, बिल्कुल, और ये बहुत दुखद खबर है कि एक बार फिर से हमें अपने जवानों की शहादत को देखना पड़ा है। दरअसल नक्सल मोर्चे पर काम करने वाले जो जवान हैं वो अक्सर विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, वो अनेक तरह की चुनौतियों से जूझते रहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कई बार जो पैरामिलिट्री फोर्स है और जो स्थानीय पुलिस है उसमें समन्वय की कमी भी देखी जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो सूचना तंत्र है वो नक्सलियों के सूचना तंत्र से कई बार कमज़ोर निकलकर सामने आता है, जिसके चलते हमें इस तरह की हानि उठानी पड़ती है। और यही एक बार देखने को भी मिला है। आप समझिए कि जिस घटना का आप जिक्र कर रहे थे 2021 में, ये वही इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में जवानों की शहादत हुई थी। तकरीबन 23 जवान शहीद हुए थे और 2021 से 2024 में पहुंच गए हैं, यानी कि 3 साल का वक्त बीता है। बावजूद अगर वहां पे हम अपने खुफिया तंत्र को मजबूत नहीं कर पाए और नक्सली खुले तौर पर जाकर के पुलिस कैंप पर हमला बोलते हैं और इस तरह से जवान शहीद होते हैं, घायल होते हैं, तो अपनी कमजोरी को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। वहाँ पे अभी चुनौती फिलहाल सबसे ज़्यादा ये है कि कैसे मनोबल वहाँ पे जवानों का बढ़ा के रखा जाए। और दूसरी बात,
जो स्थानीय ग्रामीण हैं, जो अनेक तरह की चीज़ों को लेकर विरोध करते रहते हैं, उनमें वो विश्वास सरकार के प्रति कैसे पैदा किया जाए। जब तक ये चीज़ें नहीं होगी, हमें इस तरह की घटनाओं को देखते रहना पड़ेगा। आपको ये भी याद होगा पवन कि कुछ दिनों पहले जो है नए गृह मंत्री विजय शर्मा ने ये कहा था कि हम नक्सलियों से वार्ता करने के लिए तैयार हैं, मोबाइल से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर सकते हैं, पत्रकार जो है माध्यम हो सकते हैं। अगर इस तरह की कोई पहल हो रही है, कोशिश हो रही है, उसके बावजूद भी अगर नक्सलियों की तरफ से ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाएगा तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इसमें सरकार को बहुत कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है और बहुत खुले तौर पर जाकर वहां पे जो है लड़ाई लड़नी होगी। और पहल तो पहले भी की गई, पहल अभी भी की गई, क्योंकि सरकार बने 3 महीने हो रहे हैं और अब लगता नहीं कि बातचीत की कोई गुंजाइश है कि बातचीत अब हो पाएगी, क्योंकि इतना बड़ा हमला किया गया, शहादत हुई हमारे जवानों की, और हम कब तक ऐसा देखते रहेंगे। अब बातचीत से नहीं, केवल बंदूक जो गोली है उससे ही जवाब दिया जाना चाहिए नक्सलियों को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पवन, क्योंकि सरकार के तरफ से अगर कोई पहली कोशिश हुई, पहली बार जो है इस तरह से खुले तौर पर ऑफर किया गया नक्सलियों से कि हम आप हमारे साथ नहीं आ सकते, तो आप जहां पे हैं वहीं से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई ऑफर भी आ रहा है, उसे स्वीकार नहीं करते हुए आप वापस जो है नक्सल अटैक कर रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, तो ये तो बर्दाश्त से बाहर है। अब सरकार को जरूरत है कि इस पे वो बहुत खुले मन से जो है एक्शन ले और वहां जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई है उसका पहले वो आकलन करे और देखे कि कैसे जो है नक्सलियों की माद में जाकर के घुसपैठ करके उन्हें मारा जा सकता है। और वही बात मैं कह रहा था कि इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो अपने स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल करे। सरकार के सामने चुनौती ये होती है कि जल्दी जो है पुलिस के जवानों पे भरोसा स्थानीय ग्रामीणों का नहीं होता है और ये चुनौती पिछले कई दशकों से भी जारी है। आपको ये भी याद होगा पवन कि अभी कुछ दिनों पहले उत्तर बस्तर कांकेर के इलाके में एक घटना घटी जिसपे सीधे तौर पर आरोप पुलिस के जवानों पे लगा कि वो घर में घुसकर ग्रामीणों के साथ मारपीट किए हैं और झूठे मामले बनाकर उन्हें नक्सली बताया जा रहा है। तो ये आरोप का सामना भी पुलिस वालों को करना पड़ता है और शायद इसी का फायदा नक्सली उठा ले जाते हैं और आसानी से वो अपनी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। जी वैभव, ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि हमारा जो सुरक्षा तंत्र है वो कितना ज्यादा मजबूत है और जो अब घटना हुई है, नक्सली हमला जो हुआ है, क्या ये इनपुट फेलियर इसे माना जाए? देखिए, शुरुआती तौर पे तो यही लग रहा है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से अगर पुलिस कैंप पर जाकर के नक्सली हमला बोल रहे हैं और जवानों की शहादत हो रही है, तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इनपुट जो है पुख्ता तौर पर पुलिस जवानों को नक्सलियों की मौजूदगी या इस तरह की कोई हमला करने की रणनीति की जो है जानकारी नहीं आई थी, जिसके चलते ये शहादत पुलिस जवानों की हुई है। लेकिन जी वैभव बोलिए। शायद यहां पर हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि आखिर वजह क्या हो सकती है। लेकिन जो वजह है, चाहे जो भी हो, अब ऐसे में एक्शन क्या लिया जाता है सरकार की तरफ से, सरकार कितना ज्यादा कड़ा एक्शन लेगी और क्या प्रयास किए जाएंगे इन नक्सलियों के खात्मे के लिए, ये कई सारे सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि ऐसे घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा जब 2010 में, 2011 में, 12 में, 13 में, ऐसे हर वर्ष हमारे जवानों की शहादत हो रही है, हमारे जवान जख्मी होते हैं, नक्सली घात लगाकर हमला करते हैं, बातचीत की कोशिश की जाती है, ये पहल की जाती है कि मुख्यधारा में वापस लौटे नक्सली। इसको लेकर लगातार पहल की जा रही, कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो कोशिशें, उनका असर नजर नहीं आता। यही वजह है कि अब जो कोशिशें की गई हैं, जो रंग नहीं ला रही हैं, ऐसे में एक ही उपाय है, इन नक्सलियों को खात्मा किया जाए। क्योंकि बीते दिनों पहले की बात है, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रही है नक्सली हमलों को लेकर, और जो हमले हुए हैं उसके बाद बीजेपी ने साफ तौर पर यह समझाने की, बताने की कोशिश नक्सलियों से की है कि वो सरेंडर करें, मुख्यधारा में वापस लौटें
और जो संभव हो सकता है वो कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है, बातचीत करें। उसके बावजूद भी अगर बातचीत की जो बात कही गई थी उसमें कुछ असर नहीं दिखा, तो अब ऐसे में एक बार फिर से इन नक्सलियों की जो बौखलाहट है वो लगातार देखने को मिल रही है। वैभव, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी वैभव, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। इस पूरे मामले में अपडेट क्या निकल कर सामने आ रहा है, पूरा अपडेट। देखिए, फिलहाल तो अभी जानकारी ये है कि जो गंभीर रूप से घायल जवान हैं उन्हें रायपुर लाया जा रहा है। यहाँ एक निजी अस्पताल है जहाँ पे जवानों का इलाज होता है, वहाँ उनको शिफ्ट किया जाएगा। अस्पताल को सूचना दे दी गई है, अस्पताल में तैयारियां शुरू हो गई है। देवेंद्र नगर इलाका में वो निजी अस्पताल मौजूद है जहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही जवान वहाँ पे लाए जाएंगे उनका इलाज जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन इलाज जो है होने से लेकर के उस पूरी प्रक्रिया को आपको समझने की ये भी ज़रूरत है कि हम आज भी जगदलपुर में वो सेंटर स्थापित नहीं कर पाए हैं कि जिससे कि गंभीर रूप से घायल जवानों का भी इलाज हो सके। और ये नक्सल की स्थिति या छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने, आप देखिए कि कितना पुराना हो चुका है। 40 साल से भी अधिक जो है समय से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद जैसे गंभीर समस्या से जूझ रहा है। 23 साल हो गया छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने, तमाम संसाधन हुए, बहुत बड़े जो है अधोसंरचना का निर्माण अलग जगहों पे हुआ, लेकिन बस्तर जैसे इलाके जो कि संवेदनशील इलाका है, दुर्गम क्षेत्र है, पिछड़ा इलाका है, वहाँ पे ऐसा कोई अस्पताल अब तक तैयार नहीं किया जा सकता है जिससे कि जवानों को वहीं पे ही गंभीर रूप से जो जवान है उनका इलाज हो सके। उन्हें बार बार रायपुर लाया जाता है। तो एक कमी तो ये है। दूसरी जो ज़रूरी कमी है कि जो संसाधन है, देखिए नेटवर्क, जो नक्सलियों का जो नेटवर्क है वो उसमें वो तकनीकी तौर पर बहुत ज़्यादा सक्षम है ऐसा नहीं है। वो स्थानीय लोगों की जो है मजबूरी के आधार पर अपनी रणनीतियों को तैयार करते हैं और उसी के आधार पर वो हमला करते हैं। तो इस कमी को भी दूर जो छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है या सुरक्षा बल के जो जवान हैं, केंद्रीय जवान हैं, या केंद्र का जो फोर्स है या उनका खुफिया तंत्र है, वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पाया है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक कई बड़ी घटनाएं हुई है। सरकारें बदलती रही, व्यवस्थाएं बदलती रही, लेकिन वो सिस्टम अब तक तैयार बस्तर के भीतर में नहीं हो पाया है जिससे कि नक्सलियों की रणनीति को फेल किया जा सके। अगर नक्सली घुसकर जो है पुलिस कैंप तक पहुंच रहे हैं, वहां हमला कर रहे हैं, तो आप मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र में, सुरक्षा तंत्र में कोई बड़ी जो है खामी है जिसे दूर किया जाना बहुत जरूरी है, निश्चित तौर पर। और इस बीच हमारे संवाददाता पी रंजन दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पी रंजन दास, इस पूरे मामले पर अधिकारी की ओर से और क्या पुष्टि की जा रही है अभी? देखिए, फिलहाल तो 3 जवानों की पुष्टि की गई, इसके अलावा 14 हालांकि ये जो इलाका है टेकुलगुड़म का, यहाँ से लगातार कुछ खबरें थोड़ी देर में बाहर आ रही है। अभी भी वहाँ मुठभेड़ पूरी तरह से थमी है या नहीं थमी ये स्पष्ट नहीं हो पाए, ना ही इस पे कोई आधिकारिक बयान आया है। हालांकि इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता है। और अभी भी फिलहाल जो री-इंस्पोर्टमेंट है वो जो बीजापुर के जो सिलगेर और मुकुल का जो कैंप है, इसे यहाँ से ही री-इंस्पोर्टमेंट दिए जाने की बात अभी तक जो हमारे सामने आई है। जी, आपके आसपास अगर कोई जवान या कोई अधिकारी मौजूद है, उनसे अगर बातचीत हो पाए तो बातचीत करने की कोशिश कीजिए। देखिए, और वैभव के पास लौट रहे हैं। वैभव, आपके पास कुछ अपडेट अभी पूरे मामले पर? वैभव जल्दी। मैं पी रंजन से ये समझना चाह रहा हूँ कि जो टेकलगुड़ा जो कैंप है वो कितना पुराना कैंप है और क्या आसपास और कैंप है क्या, कि इकलौता वो कैंप है जहाँ नक्सली भारी पड़ गए हैं पुलिस वालों पर? जी बिल्कुल, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये पहले तो आपको घटनास्थल का जो भौगोलिक वो है वो मैं बताना चाहता हूं कि ये सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना का अंतर्गत आता है और बीजापुर जिला मुख्यालय से इसकी दूरी अमूमन 60 से 70 किलोमीटर के बीच पे है। टेकुलगुड़म जहां 2021 में मुठभेड़ हुई थी जिसमें 22 जवानों की शहादत हुई थी, हाल ही में करीब 1.5 महीने पहले ही यहाँ कैंप खोला गया है। और इससे पहले केवल बीजापुर जिले के जो तरेम का सिलगेर और मुकुर कैंप है जो बीजापुर, ये 3 कैंप है। हेलो जी बोलिए। जी, ये 3 कैंप से ही इन्हें री-इंस्पोर्टमेंट मिलती है और टेकुलगुड़म का जो कैंप है वो हाल ही में खोला गया नया कैंप है। वैभव, ये जो कैंप है ये पुराना नहीं, नया है। आसपास कोई थाना
कैंप के आसपास कोई थाना भी है क्या? कैंप के आसपास कोई थाना भी है क्या? अतिरिक्त जवानों को वहां पे भेजा गया है क्या? जी देखिए, कैंप से पहले केवल बीजापुर के जो तर्रेम थाना है, तर्रेम थाना के आगे आपका मोपुर का कैंप है और यहीं से ही जो अतिरिक्त बल है वो भेजा जा सकता है और संभवतः भेजी भी गई है। ठीक है, ठीक है वैभव, बहुत धन्यवाद आपका। पी रंजन दास, बहुत धन्यवाद। इस पूरे मामले पर आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, दुखद खबर है। 3 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 14 जवान जो कि जख्मी हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया, जगदलपुर भेजा गया है। और इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार बताते रहेंगे।